हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉस्मोस सितारा। और आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं हॉकिंग रेडिएशन के बारे में। आज हम जानेंगे कि किस तरह से ब्लैक होल्स रेडिएशन एमिट करते हैं। जी हाँ, जो सब कुछ निगलना जानता है, क्योंकि हमने ब्लैक होल्स के बारे में आज तक यही सुना है कि ब्लैक होल सब कुछ निगलते हैं। ऐसा है भी, लेकिन वो रेडिएशन कैसे एमिट कर सकता है, उसमें से कोई चीज बाहर कैसे आ सकती है, जबकि हम आज तक ये सुनते आए हैं कि वहां से लाइट भी वापस नहीं निकल सकती। तो किस तरह से उसमें से रेडिएशन एमिट होती है, किस तरह से स्टीफन हॉकिंस ने इस बात को बताया, इसको आज हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। स्टीफन हॉकिंस ने देखा कि ब्लैक होल्स रेडिएशन एमिट करते हैं, लेकिन किस तरह से। स्टीफन हॉकिंस ने देखा कि ब्लैक होल्स के पास भी उनका अपना एंट्रोपी होना चाहिए। जब अगर किसी चीज के पास एंट्रोपी है तो थर्मोडायनेमिक्स का नियम ये कहता है कि वो रेडिएशन एमिट करेगा। लेकिन ब्लैक होल्स रेडिएशन कैसे एमिट कर सकते हैं? ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ब्लैक होल्स के इवेंट होराइजन के क्रॉस करते ही कोई भी चीज उसे स्टेप करके बाहर नहीं आ सकती। तो किस तरह से ब्लैक होल्स रेडिएशन एमिट कर सकते हैं? हालांकि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन स्टीफन हॉकिंस को बार बार ये इशारा कर रही थी, बार बार ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन स्टीफन हॉकिंस को ये बता रही थी कि ब्लैक होल्स के पास एंट्रोपी होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है कि ब्लैक होल्स के पास एंट्रोपी होना चाहिए, नहीं तो मैथमेटिक्स पूरी कोलैप्स कर जाएगी। इसी चीज को कंफर्म करने के लिए स्टीफन हॉकिंस अपने फ्रेंड, अपने दोस्त रॉजर पेनरोज के पास गए और उनसे भी उन्होंने डिस्कस किया। इवन बहुत सारे साइंटिस्ट, क्वांटम मैकेनिक्स के फिजिसिस्ट, रिलेटिविटी के स्पेशलिस्ट, सबसे बात की स्टीफन हॉकिंस ने, और सबने यही कहा कि भाई मैथमेटिक्स तो यही शो करती है कि ब्लैक होल्स के पास एंट्रोपी होनी चाहिए। और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास, किसी भी चीज के पास अगर एंट्रोपी है तो वो रेडिएशन तो एमिट करेगा। ये तय, थर्मोडायनेमिक्स का नियम आप नहीं बदल सकते। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ब्लैक होल्स रेडिएशन एमिट ना करते हो? हॉकिंग बड़े परेशान थे, लेकिन उनकी हेल्प की और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया क्वांटम मैकेनिक्स ने। उनके एक दोस्त बेकेनस्टीन ने उनकी हेल्प की और उन्होंने कैलकुलेशन करके ये पता लगाया कि किस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स के जरिए इस बात को समझाया गया। दरअसल क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि खाली स्पेस यानी एम्प्टी स्पेस कभी खाली नहीं होता, वहां पर भी वर्चुअल पार्टिकल्स होते हैं। दो ऐसे पार्टिकल्स जो पेयर्स में पैदा होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और ये वर्चुअल पार्टिकल्स पैदा होते हैं और खुद से टकरा के खत्म हो जाते हैं, पैदा होते हैं, खुद से टकरा के खत्म हो जाते हैं। ये फेमटो सेकंड से भी ज्यादा छोटे टाइम में होकर खत्म हो जाता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये वर्चुअल पार्टिकल्स पैदा हुए और खत्म हो गए, लेकिन ऐसा होता है। क्वांटम मैकेनिक्स में ये चीज प्रूव्ड है। तो स्टीफन हॉकिंस ने सोचा कि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास अगर ये पार्टिकल्स बनते हैं तो क्या होता है। तो उन्होंने देखा कि जब ये दो पार्टिकल्स बनते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो उन्होंने देखा कि इवेंट होराइजन के पास जब ये पॉजिटिव नेगेटिव पेयर ऑफ पार्टिकल्स, वर्चुअल पार्टिकल्स पैदा होते हैं, तो पॉजिटिव पार्टिकल के पास तो इतनी एनर्जी होती है कि वो इवेंट होराइजन के पास, उसके अंदर नहीं, ध्यान रखना, इवेंट होराइजन के अंदर नहीं, उसके पास से वो स्केप करके बाहर निकल जाता है, भाग जाता है। जबकि एक नेगेटिव वाला पार्टिकल ब्लैक होल के अंदर ही ट्रैप हो जाता है और इवेंट होराइजन क्रॉस करके उसके अंदर चला जाता है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का बहुत ही फेमस फॉर्मूला E=mc², ये कहता है कि अगर नेगेटिव मास किसी चीज के अंदर गया तो उसका मास कम हो जाएगा। क्योंकि नेगेटिव पार्टिकल ब्लैक होल के अंदर गया है तो ब्लैक होल का मास कम होता चला जाएगा, और जो पॉजिटिव पार्टिकल ब्लैक होल की इवेंट होराइजन के पास से स्केप किया है वो हमें दूर से देखने पर एज अ रेडिएशन परसीव होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो वो रेडिएशन ब्लैक होल के अंदर से नहीं आ रहा, बल्कि इवेंट होराइजन के पास से आ रहा है, जो हमें लग रहा है कि ब्लैक होल के अंदर से आ रहा है। और क्योंकि ब्लैक होल का मास भी कम होता चला जा रहा है उस नेगेटिव पार्टिकल की वजह से, तो यहाँ पर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और ब्लैक होल की एंट्रोपी जो थी वो सॉल्व हो गई। लेकिन अब आप कहोगे कि ब्लैक होल की एंट्रोपी कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो जब ब्लैक होल कोई मास खाता है, कोई चीज खाता है, तो उसकी एंट्रोपी बढ़ जाती है। लेकिन वो एंट्रोपी बढ़ती कैसे है, उसका मेजरमेंट ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के बढ़े हुए सरफेस एरिया से होता है। मतलब इवेंट होराइजन का एरिया जितना बड़ा होगा वही उस ब्लैक होल की एंट्रोपी का मेजरमेंट होगा, कैलकुलेशन होगा। तो इस तरह से स्टीफन हॉकिंस ने ये चीज साबित की कि ब्लैक होल्स में से भी रेडिएशन एमिट होता है, और इसी को हम कहते हैं हॉकिंग रेडिएशन। स्टीफन हॉकिंस ने बताया कि ब्लैक होल्स इसी तरह से रेडिएशन एमिट करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि जब ब्लैक होल के पास बिल्कुल भी मास नहीं बचता कि वो उस नेगेटिव मास को कैरी कर पाए, रख पाए, और ब्लैक होल इवेपोरेट होकर खत्म हो जाता है, वैनिश हो जाता है। हालांकि ये सिर्फ 1-2 बिलियन साल में नहीं होता, ये बहुत लंबे टाइम में होता है। हमने आज तक एक भी ब्लैक होल को मरते हुए, इवन वैनिश होते हुए नहीं देखा है।
लेकिन जबकि हॉकिंग रेडिएशन ये ऐसा कहता है। लेकिन इससे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स जन्म लेता है जिसे हम ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स कहते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसी किताब है जिसमें इंफॉर्मेशन है और आपने उसे ब्लैक होल के अंदर फेंक दिया, तो वो किताब जब ब्लैक होल के अंदर गई तो उसकी इन्फॉर्मेशन तो गायब हो गई, वैनिश हो गई। लेकिन ऐसा कैसे? क्योंकि वो ब्लैक होल के अंदर गई, फिर ब्लैक होल भी वैनिश हो गया, खत्म हो गया, तो वो इन्फॉर्मेशन तो वैनिश हो गई। जबकि लॉ ऑफ नेचर ये कहता है कि इन्फॉर्मेशन कभी भी वैनिश नहीं हो सकती, कभी खत्म नहीं हो सकती। तो अब ऐसा क्यों हुआ? इस पैराडॉक्स को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। फिलहाल ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।